जय हिंद साथियों। जिनका भी बिहार पुलिस कांस्टेबल का पेपर 27 जुलाई को है, स्पेशली उनके लिए ही क्लास है। मैं कहूंगा साथियों, अगर आप अपने 27 जुलाई के पेपर बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा को पास करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो के पूरे 100 सवालों को तैयार कर लीजिएगा। आपका पेपर साथियों पास हो जाएगा, ये मैं कह सकता हूं, क्योंकि आज की इस वीडियो में साथियों मैंने 27 जुलाई के जैसे सभी सवालों को कवर अप किया है। हिंदी के, बिहार जीके के, विज्ञान के, जीके जीएस करंट अफेयर के और साथियों मैथ और इंग्लिश की, यानी कि पूरे 100 सवालों को आप लोग देख लीजिए, आपको बहुत फायदा होगा अपनी शिफ्ट में। चलिए, तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन ये कहां पर संपन्न हुआ। तो ये साथियों नागपुर में हुआ था। अगर आपसे पूछे पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ कब था, तो 1975 में हुआ था। अगला सवाल देखिए कि इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देखिए, गांव एक जातिवाचक संज्ञा है। दिनकर की अगर बात करें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, बाकी पुस्तक भी जातिवाचक है और कलम शब्द भी जातिवाचक है। अगला देखिए, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है। तो मैथिली शरण गुप्त नहीं, निराला नहीं साथियों, जयशंकर प्रसाद जो है ना, ये कामायनी महाकाव्य के रचयिता है। आंसर जिनका सी है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए, कौन सा वाक्य अशुद्ध, अशुद्ध वाक्य आपको बताना। देखिए, मेरा यहां कोई काम नहीं, ये तो बिल्कुल सही वाक्य है। तुम्हें हम अब नहीं समझा सकूं, यह गलत वाक्य है। उससे बोलकर मैं थक गया हूं, यह भी शुद्ध वाक्य लग रहा है। उसके बाद मेरा काम कर दीजिए, यह भी सही वाक्य है। यानी कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है, मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर बी वाला वाक्य अशुद्ध है। अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि अंधेर नगरी जो नाटक है ना, अंधेर नगरी साथियों जो नाटक है, इसके रचनाकार कौन है। तो मैं कहूंगा भारतेंदु हरिश्चंद्र है। आंसर आपका सी होगा। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है। तो अगर आपका जवाब साथियों कबीर दास है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। 4 वाक्य आपके सामने है, 3 वाक्य अशुद्ध होंगे, 1 वाक्य शुद्ध होगा। शुद्ध वाले के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, क्या दीवार बहुत ऊंची है ना। क्या दीवार, देखिए यहां पर दीवार गलत शब्द है। क्या दीवार बहुत ऊंची है, तो कौन सा यहां पर सही है। क्या दीवार, अब देखिए ये भी दीवार गलत लगा हुआ है, दा में छोटी की मात्रा दी है और ये भी गलत है। मैं कहूंगा शुद्ध वाक्य हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए वाला होगा। उसके बाद देखिए, अनुरक्त शब्द का विलोम क्या होगा, मुझे बताइए। तो अनुरक्त का विलोम क्या होता है साथियों, विरक्त होता है। विरक्त आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए, ईश्वर के प्रति प्रेम भाव का वर्ण किस रस में होता है। तो अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए तो भक्ति रस आपको बता देना है, क्योंकि ईश्वर के प्रति प्रेम भाव का वर्ण जो होगा वो भक्ति रस में ही तो होगा। उसके बाद देखिए, चिकना घड़ा होना, ये मुहावरा आपसे पूछा जाता है। तो चिकना घड़ा होना यानी कि चिकना होना नहीं, चापलूसी करना नहीं, निर्लज्ज होना यानी कि बिल्कुल बेशरम जैसा हो जाना। अगला सवाल देखिए, निषिद्ध का विलोम आपसे पूछा जा रहा है। तो निषिद्ध का विलोम साथियों विहित होता है। ये कई बार सवाल आपसे पूछा जा चुका और इस बार भी आपसे पूछा जा सकता है, आप लोग याद रखेंगे। चलिए साथियों, निषिद्ध का विलोम हो गया। अगर बात करें अगले नंबर का सवाल, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे, मुझे बताइए। चलिए, तो आपको याद रखना, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता साथियों वाशिंगटन है। कौन है साथियों, वाशिंगटन है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। साथियों यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने बिहार पुलिस कांस्टेबल की पीडीएफ नहीं ली है तो उस पीडीएफ को साथियों जाकर जरूर ले लीजिए, क्योंकि उस पीडीएफ में साथियों आपको क्या दिया जा रहा है। पहली पीडीएफ आपको दी जा रही है साथियों 10 मॉडल पेपर की। आखिर ये 10 मॉडल पेपर में क्या है, पिछली जितनी भी शिफ्ट हो चुकी हैं उन सभी शिफ्ट पर आधारित है साथियों इसमें 10 मॉडल पेपर। मैं कहूंगा अगर आप इन 10 मॉडल पेपर को एक बार सरसरी निगाहों से देख लोगे, इन क्वेश्चंस को देख लोगे, तो साथियों पेपर आपका क्रैक हो जाएगा, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि ये उन्हीं शिफ्ट पर आधारित है जो शिफ्ट हो चुकी हैं। उसके अलावा साथियों कुछ क्वेश्चंस आपके जो पूछे जा रहे हैं ना, वो 2024 में जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ था साथियों, उन पेपर से एक तरीके से क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं। तो आप ये वाली पीडीएफ देख लेना, वो सारे भी क्वेश्चन आपके कवर अप हो जाएंगे। और करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको साथियों दी जा रही है, इन क्वेश्चंस को जरूर देखिएगा। मैं कहूंगा अगर ये 3 पीडीएफ आप लोग देख लेते हैं तो आपका साथियों पेपर बहुत आराम से क्रैक हो जाएगा। 45 रुपए में साथियों पीडीएफ दी जा रही है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप इन पीडीएफ को एक बार देख लीजिएगा, ले लीजिएगा। चलिए, अब उसके बाद देखिए, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता तो वाशिंगटन हो गए। और 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे थे। तो किसकी बात चल रही है, मैं कहूंगा साथियों पुर्तगाली की बात चल रही है। पुर्तगाली आपका आंसर होगा। उसके बाद देखिए, बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी। तो यहां पर आपका जवाब सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका इन्होंने ही निभाई थी। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो आपका जवाब साथियों मार्टिन लूथर किंग जूनियर
हो जाएगा मार्टिन लूथर के द्वारा ही अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू किया गया था। किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया? तो साथियों फ्रांस की क्रांति ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया। बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो ये शहनाई वादक थे, आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो आपका जवाब कार्ल मार्क्स हो जाएगा। कार्ल मार्क्स ही साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था, मुझे बताइए। क्या अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संकट नहीं, जापान में सैन्यवाद का उदय नहीं, फांसीवाद एवं नाजीवाद का उदय नहीं, पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण, यही दूसरे विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था। ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था? तो किसने आक्रमण किया था साथियों, ये बात आपसे पूछी जा रही है। तो मैं कह सकता हूं हिटलर ने आक्रमण किया था, यानी कि एडोल्फ हिटलर आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारे सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो लाल ग्रह तो साथियों मंगल ग्रह को कहा जाता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर साथियों सी के साथ। उसके बाद देखिए एल नीनो शब्द क्या है? तो एल नीनो शब्द साथियों ये एक स्पेनिश भाषा का शब्द है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला देखिए, उसके बाद देखिए कह रहे कि राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? तो ये गंगा नदी पर स्थित है। ये बात भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि भारत की जलवायु कैसी है? साथियों मुझे बता दीजिए। तो भारत की जलवायु की अगर हम बात करते हैं तो ये उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। बिल्कुल सही, आपके सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, यानी कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आपका जवाब वूलर झील हो जाएगा। क्या साथियों ये बात आप लोग याद रखेंगे? तो वूलर झील आपका आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि वूलर झील कहां पर स्थित है तो साथियों जम्मू कश्मीर आपको बता देना है। कहां पर? जम्मू कश्मीर में स्थित है साथियों वूलर झील। एक और सवाल आपसे पूछा जाता है कि खारे पानी की झील साथियों सबसे बड़ी झील भारत में कौन सी है? तो आप लोग याद रखेंगे चिल्का झील है। और चिल्का झील कहां पर स्थित है? तो ये ओडिशा में स्थित है। ये दोनों बातें आपको याद रखना है। हिमालय पर्वत की उत्तरी माला का नाम क्या है? तो मैं कहूंगा हिमाद्री है। हिमाद्री आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो किनकी बात करें? मैं कहूंगा जादव पायेंग की अगर बात करें तो जादव पायेंग को ही फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उनके पद से हटाया जा सकता है। तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है? मैं कहूंगा महाअभियोग के द्वारा। बिल्कुल सही साथियों, महाअभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। अगले नंबर का सवाल कह रही है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या था? तो भारत की पहली महिला तो साथियों प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए साथियों कह रहे हैं कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करते हैं? तो साथियों राष्ट्रपति करते। बिल्कुल सही जवाब आपका, राष्ट्रपति साहब भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ही नियुक्ति करते हैं। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति साहब देश के प्रथम नागरिक कहलाए जाते हैं। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है। तो किसके द्वारा साथियों? राष्ट्रपति के द्वारा। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए संपत्ति के अधिकार की जब हम बात करते हैं तो ये क्या है साथियों? संपत्ति का एक अभी जो है ना ये एक कानूनी अधिकार है, इसलिए सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला देखिए साथियों कह रहे कि लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र, अपना इस्तीफा किसको देते हैं? तो ये साथियों लोकसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष अगर इस्तीफा देना चाहते हैं तो ये लोकसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है आपसे पूछा जा रहा है? तो साथियों 5 वर्ष का होता है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। अगला देखिए विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ? तो किस देश की बात चल रही है? मैं कहूंगा अमेरिका देश की बात चल रही है। सबसे पहले अगर लिखित संविधान लागू हुआ तो अमेरिका देश में हुआ। भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर कौन होता है? तो यहां पर आपके जवाब जो हो गए वो साथियों भारत के महान्यायवादी हो जाएंगे, क्योंकि यही भारत सरकार के प्रथम लीगल ऑफिसर होते हैं। किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे क्या कारण है? तो साथियों सुविकसित सिंचाई प्रणाली, कृषि साख की प्रवणता नहीं, मैं कहूंगा सुविकसित सिंचाई प्रणाली। ये आपके इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। कह रहे कि कच्चा माल व हाथों में मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो इसको कार्यशील पूंजी कहा जाता है। कच्चा माल व हाथ में मुद्रा, इसको कार्यशील पूंजी कहा जाएगा। भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन कौन सा है? तो मैं कहूंगा श्रम है। श्रम आपका सही जवाब हो जाएगा, है ना। प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन की अगर बात करें तो श्रम आपका आंसर हो जाएगा। चलिए भाई
नेक्स्ट नंबर का सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है कि श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है। तो ये किसके अधिक उत्पादन से, मैं कहूंगा दूध उत्पादन से संबंधित है। बिल्कुल साथियों, श्वेत क्रांति दूध से ही संबंधित होती है। उसके बाद देखिए कह रहे कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है साथियों? भूमि आवश्यक है, बिल्कुल। भौतिक पूंजी, बिल्कुल। श्रम, यानी कि ए और बी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्य प्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करते हैं? तो ये आरबीआई करती है ये काम। क्या भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। यानी कि जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो जीडीपी की फुल फॉर्म की अगर बात करें तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होती है, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। हिंदी में कहेंगे सकल घरेलू उत्पाद और इंग्लिश में कहेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कहने कि आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि अल्प बेरोजगारी तब होती है। तो अल्प बेरोजगारी कब होती है, ये बात का जवाब आप लोग दे दीजिए। तो साथियों, काम करना नहीं चाहता उसको अल्प बेरोजगारी नहीं कहते हैं। सुस्त ढंग से काम करते नहीं, अपनी क्षमता से कम काम करते हैं, मैं कहूंगा ये आपका सबसे सटीक जवाब हो जाएगा। अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आपसे कहा जा रहा है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो यहां पर अगर बात करें साथियों, मौसमी बेरोजगारी भी पाई जाती है और प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी कि छुपी हुई बेरोजगारी भी पाई जाती है। इसलिए आपके सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है? सरकारी आय, पारिवारिक आय, सार्वजनिक उपक्रम की आय, उत्पादन के साधनों से आय। तो मैं कहूंगा ये सबसे सटीक और सबसे सही जवाब आपका होगा। विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम यानी कि मोन्टेरा, इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम साथियों क्या रखा गया है आप लोगों को मालूम होना चाहिए। नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया। बिल्कुल साथियों, विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोन्टेरा, इसका नया नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है और ये गुजरात के अहमदाबाद में है। हिरोशिमा कविता के रचयिता कौन है? तो डॉक्टर सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे इनका नाम है और ये हिरोशिमा नामक कविता के रचयिता हैं। उसके बाद देखिए मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार या साथियों मध्य प्रदेश। तो आपका जवाब यहां पर बिहार हो जाएगा, है ना। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि आपसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय साथियों कहां पर स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अगर बात करते साथियों, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1949 में, 1949 की इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में स्थित है। अगला देखिए अंबेडकर जयंती, क्या साथियों अंबेडकर जयंती की अगर बात करें तो 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। 14 अप्रैल आपका आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान निर्माता के रूप में किन्हें जाना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। अच्छा, इनके जन्म की अगर बात करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म की, तो 1891 में हुआ था। कहां पर हुआ था साथियों? मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर साथियों इनका जन्म हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। विश्व स्वास्थ्य दिवस की अगर बात करें तो ये तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस साथियों हर साल मनाया जाता है। बिहार में एशिया की सबसे बड़ी और मीठे पानी की झील गोखुर झील कौन सी है? तो कौन सी है साथियों? मैं कहूंगा कांवर झील आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल देखिए कह रहे कि बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था? तो इनका नाम साथियों क्या था? मैं कहूंगा फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था। उसके बाद देखिए अगला सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला था? तो यहां पर आपका जवाब जो होगा वो पूर्णिया हो जाएगा। ये बात आप लोग साथियों याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए कह रहे कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें आपको अधिकतम क्षेत्रफल में अति सघन वन मिलेंगे? तो पश्चिमी चंपारण साथ है आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कह रहे हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा था? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहां का था साथियों? बिहार का था। बिहार आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए कह रही कि अनिमेष लोचन चैतन्य तीर्थ बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये पता कहां पर स्थित है? बिहार के गया में स्थित है। बिहार के गया आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बिहार में कोइलवर पुल किस नदी पर स्थित है? तो ये सोन नदी पर है। किस नदी पर है साथियों कोइलवर पुल? सोन नदी पर है। और अगला सवाल है कह के बाबू राम छात्रावास योजना का संबंध किससे है? तो इस योजना का संबंध क्या अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए छात्रावास सुविधा प्रदान करने से है। मैं कहूंगा बिल्कुल ये क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है और अगर आपके एग्जाम में ये सवाल आएगा तो आप लोग याद रखेंगे कि मैंने आपको इस सवाल का जवाब क्या बताया था।
उसके बाद देखिए करके बिहार में महात्मा गांधी सेतु का उद्घाटन किसने किया था? तो किसने किया था साथियों? इंदिरा गांधी के द्वारा ही बिहार में महात्मा गांधी सेतु का उद्घाटन किया गया था। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो 1968 में बिहार में सबसे पहली बार शासन लगाया था, ये आपको याद रखना है, राष्ट्रपति शासन। जगदीशपुर बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन थे, नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो साथियों बिहार के जगदीशपुर से जो नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का, वो कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। कुंवर सिंह आपका आंसर है। गांधी जी को चंपारण किसने आमंत्रित किया था? तो राजकुमार शुक्ल के द्वारा ही साथियों गांधी जी को चंपारण आमंत्रित किया गया था। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है एम्पियर की एसआई इकाई क्या है? तो एम्पियर की एसआई इकाई साथियों विद्युत प्रवाह होती है। विद्युत प्रवाह आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, और अगर बात करते हैं विद्युत धारा को मापा किससे जाता है? तो एमीटर से। क्या? एमीटर, आप लोग याद रखेंगे, एमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है। और एम्पियर की एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत प्रवाह है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि न्यूनतम का सिद्धांत, न्यूटन का सिद्धांत किसकी वजह से परिष्कृत हुआ? तो ये साथियों फिजिक्स की, क्या क्वांटम फिजिक्स की वजह से साथियों परिष्कृत हुआ न्यूटन का सिद्धांत। उसके बाद देखिए कह रहे कि आज भी ग्रहों के प्रक्षेपण में किसका प्रयोग होता है? तो मैं कह सकता हूं साथियों आपका जवाब क्या हो जाएगा? आपका जवाब गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत हो जाएगा। यानी कि आज भी उपग्रहों के प्रक्षेपण में गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत प्रयोग किया जाता है। कह रहे कि किसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया? तो न्यूटनवाद को साथियों झूठा करार क्वांटम फिजिक्स के द्वारा दिया गया। क्वांटम फिजिक्स आपके सवाल का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। द्रवों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? अब यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, अगर हम यहां पर बात करते हैं किसकी, तो आपका राइट आंसर होगा, एक बार मुझे बता दीजिए। चलिए चलिए, तो आप लोगों को याद रखने, द्रवों का घनत्व नापने के लिए पिक्नोमीटर का भी इस्तेमाल किया जाता है। देखिए हाइड्रोमीटर का भी इस्तेमाल किया जाता है, और अगर हाइड्रोमीटर ऑप्शन में नहीं है तो पिक्नोमीटर का भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम बात करें साथियों एनीमोमीटर का इस्तेमाल कहाँ किया जाए, तो पृथ्वी तल पर पवन का वेग ज्ञात करने में। और बेवामीटर का इस्तेमाल साथियों मिट्टी की यांत्रिक गुणों का पता लगाने में। और यूडियोमीटर का इस्तेमाल गैस मिश्रण के आयतन का पता लगाने में किया जाता है। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लगभग कितनी होती है? तो ये 455 से लेकर साथियों 390 एनएम तक होती है, इसलिए आपका जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए कह रहे कि कौन सा रासायन आतिशबाजी प्रदर्शन करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है? तो साथियों बोरियम क्लोराइड जो मिलाया जाता है वही साथियों हरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि सर्दियों के दौरान बर्फ में नमक डालने से बर्फ पिघलने लगता है। क्यों पिघलने लगता है? क्योंकि बर्फ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को बढ़ाता है? नहीं। बर्फ के गहरे अंदर मौजूद पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है? नहीं। बर्फ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है, ये आपका जवाब होगा। यानी कि अगर ये सवाल आता है तो जवाब मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? तो किसकी बात चल रही है? ब्रोमीन की बात चल रही है। ब्रोमीन आपका आंसर हो जाएगा। साथियों अभी कुछ मिनट के बाद हम लोग मैथ के क्वेश्चंस देखेंगे, और उसके बाद इंग्लिश भी होगी, सब कुछ देखेंगे साथियों हम लोग। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? तो क्लोरीन आपका आंसर हो जाएगा। क्या साथियों क्लोरीन आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इनमें से किस लवण में क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होंगे? तो किसकी बात चल रही है साथियों? क्या आपका जवाब होगा? मैं कहूंगा साथियों यहां पर आपका जवाब क्या हो सकता है, एक बार आप लोग मुझे बता दीजिए। एप्सम सॉल्ट आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्या साथियों? एप्सम सॉल्ट आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो अंगूर की खेती की अगर बात करें इसको विटिकल्चर कहा जाता है। क्या साथियों? विटिकल्चर। और सेरीकल्चर रेशम उद्योग से संबंधित है। एविकल्चर की अगर बात करें तो पक्षी पालन से संबंधित है। और मेरीकल्चर की अगर बात करें, मोरीकल्चर की, तो रेशम कीट के लिए शहतूत उगाने से संबंधित है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी का दूसरा नाम है? तो विटामिन बी को साथियों नियोसिन भी तो कहा जाता है। क्या? नियोसिन भी तो साथियों कहा जाता है। ये बात आप सभी लोगों को यहाँ पर याद रखना है। चलिए सॉरी, यहाँ पर नियासिन नहीं होगा बल्कि थायमिन हो जाएगा। विटामिन बी की अगर बात करते हैं तो थायमिन साथियों इसका रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, पादप वायरस टीएमवी की फुल फॉर्म आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है साथियों, मुझे बताइए। तो टोबैको मोजेक वायरस होगी, मैं कहूँगा बिल्कुल पहला पढ़ा पहला आपका आंसर हो गया। टोबैको मोजेक वायरस ये टीएमवी की फुल फॉर्म होती है। उसके बाद देखिए मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? तो मानव शरीर की अगर बात करें किसकी बात चल रही है साथियों, मैं कहूँगा जो अग्न्याशय होता है, अग्न्याशय ग्रंथि हमारे शरीर
में होती है साथियों। ये अग्न्याशय ग्रंथि जो होती है ये हमारे शरीर में इंसुलिन पैदा करती है। क्या साथियों? इंसुलिन पैदा करती है। और ये क्या काम करता है, जो हम खाते हैं मीठा वगैरह जो कुछ भी खाते हैं उस शुगर को ये हमारी कोशिका तक ले जाता है। क्या अगर ये सही है, इंसुलिन सही काम कर रहा है तो साथियों ये हार्मोन हमारे शुगर को कोशिका तक ले जाएगा। अगर ये सही काम नहीं कर रहा है, यानी कि अग्न्याशय सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो इंसुलिन हार्मोन नहीं बनेगा और फिर शुगर को क्या होगा साथियों, ये हमारे खून में घोल देगा। और जब साथियों ये शुगर हमारी कोशिकाओं में ना जाकर हमारे खून में जाने लगती है तो उसी को कहा जाता है साथियों डायबिटीज रोग हो गया है ना। इसलिए तो आपका जवाब अगर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 1930 में सीवी रमन के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था, तो इन्होंने भौतिकी शास्त्र के क्षेत्र में जीता था, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा साथियों, सी होगा। उसके बाद देखिए रक्त समूह प्रणाली की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा साथियों ब्लड ग्रुप की खोज की गई थी। पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है बताइए। तो साथियों पराग कोश में होता है। मैं कहूंगा बिल्कुल पराग कोश आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए साथियों आपके स्क्रीन पर गैर के कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है, तो आपका जवाब कोकस हो जाएगा। कोकस जो होता है ना साथियों ये जीवाणु ये अंडाकार या गोलाकार होता है। ये बात आप सभी लोगों को साथियों याद रखना है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, तो अब आपके सामने साथियों यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। इन सभी के सभी अच्छे से इन सभी सवालों को साथियों आप लोग मैथ के क्वेश्चंस को देखिएगा। चलिए तो पहला सवाल है साथियों यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि यदि 22, 15, 28 पी और क्यू का औसत 16 है तो पी और क्यू का औसत क्या होगा। देखिए यानी कि अगर हम साथियों 22 को प्लस 15 को प्लस 28 को प्लस पी को प्लस क्यू को अगर जोड़ देते हैं तो इनका औसत कितना बनता है 16। अगर देखिए संख्याएं कितनी है 1 2 3 4 5 यानी कि 5। अगर मैं आपसे कहूं कि इनका योगफल कितना होगा तो 16 की गुणा 5 से कर दीजिए, कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, यानी कि इनका योगफल जो हो जाएगा वो 80 हो जाएगा। अब साथियों अगर आप p प्लस क्यू का मान निकालना चाहते हैं तो इनका योगफल करके 80 में से घटाइए। देखिए सबसे पहले अगर घटाए 8 2 10 15 है ना, तो साथियों p प्लस क्यू कितना हो जाएगा बराबर 80 माइनस 15 आपका ये हो गया, हासिल का यहाँ 1 लगेगा, 3 4 5 6 यानी कि 65 हो गया। तो 80 में से साथियों 65 जाएगा तो p प्लस क्यू कितना बचेगा 15 बचेगा। अब इसका आपसे औसत पूछा जा रहा है तो भाग 2 से कर दीजिए, क्योंकि दो संख्याएं तो 2 से भाग करोगे 7.5 आ जाएगा और 7.5 आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा, है ना। चलिए उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अब यहाँ पर अगर बात करें तो आपसे क्या पूछा जा रहा है जरा देखिए। चलिए एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात साथियों 4 7 9 है, यानी कि मान लीजिए साथियों एक त्रिभुज है ये, एक अगर 7 होगा एक अगर 9 होगा तो एक साथियों 4 होगा, है ना। तो यदि क्या साथियों यदि सबसे छोटी भुजा यानी कि सबसे छोटी भुजा 4 है और सबसे बड़ी भुजा का योगफल साथियों कितना है 65 है, तो इसको एक काम करिए, इसको 7x इसको 9x इसको 4x मान लीजिए। यानी कि अगर सबसे छोटी भुजा जो कि 4x है और सबसे बड़ी भुजा जो कि 9x है इनका योगफल बताया गया है 65 है, तो दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। दूसरी भुजा क्या है साथियों 7x है, यानी कि 7x का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो 9 और 4 कितना हो जाएगा 13x हो जाएगा, 13x बराबर 65 है तो x बराबर क्या हो जाएगा 65 बटे 13 हो जाएगा, 13 पंजे 65 होता है, यानी कि x बराबर आ गया है 5। तो आपसे ये भुजा पूछी जा रही है x बराबर 5 है तो 7x कितना हो जाएगा 7 पंजे 35, यानी कि दूसरी भुजा की लंबाई 35 होगी। और 35 कौन से ऑप्शन में है साथियों, ऑप्शन नंबर सी वाले में है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए यदि 240 मीटर लंबी ट्रेन 28 सेकंड में 250 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करती है तो ट्रेन की चाल आपसे पूछी जा रही है, यानी कि आपसे चाल पूछी जा रही है। और चाल बराबर आप सभी लोग जानते हैं कि दूरी बटे समय होता है। तो जब कभी भी अगर साथियों प्रश्न में हमें ट्रेन की लंबाई दी जाती है और प्लेटफॉर्म की लंबाई दी जाती है तो दूरी उसी को हम मान लेते हैं, यानी कि 240 प्लस 250 की क्या हो जाएगी ये दूरी हो जाएगी। और समय कितना है साथियों, समय आपके पास 28 सेकंड है तो इसको कैलकुलेट कर दीजिए, कितना हो जाएगा साथियों 490 हो जाएगा, 490 बटे 28 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट जरा करिए और साथियों आपको चाल मालूम पड़ जाएगी। लेकिन यहां पर देखिए चाल आपको किलोमीटर प्रति घंटे में बतानी है ना। तो अगर किसी भी मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलते हैं तो 18 बटे 5 से उसकी हम गुणा कराते हैं। तो इसको कैलकुलेट करिए, 5 एकम 5, 5 तीन 45, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, है ना। और अगर बात करें साथियों इसको अगर कैलकुलेट कराएं तो 14 आ जाएगा, 2 से कट कराएं 9 आ जाएगा,
14 एकम 14, 14 सत्ते 98 हो जाएगा, 7 नीम आपका 63 हो जाएगा। यानी कि चाल आपकी जो निकल कर आई है वो साथियों 63 किलोमीटर प्रति घंटा निकल कर आई है। और ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है? ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में डिक्टो आ सकता है। कहने कि ए अकेले किसी कार को 18 दिनों में पूरा करता है और बी अकेले उसी कार को 24 दिन में करता है। ए अगर काम करता है तो 18 दिन लगते हैं और अगर बी काम करता है साथियों 24 दिन लगते हैं। कहने के ए और बी ने उस कार को 22,500 रुपए में करना तय किया। यानी कि अगर ए और बी उस काम को करते हैं तो उनको 22,500 रुपए मिलते हैं। ठीक है, 22,500 रुपए मिलते हैं। उन्होंने सी की मदद ली और 8 दिनों में कार पूरा कर लिया। कहने का मतलब यह है कि अगर सी भी इसमें कार करने लगता है, ए और बी तो कर रहे हैं, अगर सी भी करने लगता है तो वो काम सिर्फ और सिर्फ 8 दिनों में हो जाता है ना। चलिए, तो अब एक ऐसा नंबर लेंगे जो कि 18 से भी कट जाए, 24 से भी कट जाए, 8 से भी कट जाए। हमें नहीं पता है, हम नहीं अगर पता लगा सकते वो नंबर कौन सा है, तो साथियों आप क्या करिए, 18, 24, 8 का एलसीएम निकाल लीजिएगा, है ना। चलिए, तो निकाल लीजिए साथियों, 18, 24 और 8 का एलसीएम निकाल लीजिए आप। आपको ये दिख रहा है साथियों, ये कलर चेंज कर लूँ मैं। देखिए, 2 से कट करते, 2 नीम 18, 12 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। 2 से कट करें तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। 2 से एक बार और कट हो, 2 नीम सॉरी 9 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, एकम आ जाएगा। अब 3 से कट होगा, 3 एकम 3, 3 3 आओ, 3 से एक बार और कट होगा। देखिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, है ना, 8 तियाँ 24 और 24 तियाँ कितने होते? 72 होते हैं। यानी कि यहाँ पर 72 आ जाएगा। तो 18 पंजे 90 होता है, 18 चौक 72 होता है, 24 तियाँ 72 होता है, 8 नीम 72 होता है। कहने का मतलब क्या है, अभी मैं आपको साथियों बता रहा हूँ कहने का मतलब क्या है। देखिए, कहने का मतलब ये है कि अगर ए किसी कार को करता है, मतलब ए डेली जो कार करता है वो 4 करता है, बी डेली कार करता है वो कितना करता है? वो 3 करता है। और साथियों ए और बी और सी जो काम करते हैं वो साथियों 9 करते हैं। तो अगर ए एक दिन में 4 कार करता है, ए एक दिन में 4 कार करता है, ठीक है। और अगर बात करें बी एक दिन में कितना, बी एक दिन में साथियों 3 कार करता है। तो अगर सी की बात करें साथियों, सी एक दिन में कितना काम करेगा? 4 3 7 और 3 लोग मिलकर 9 कर रहे हैं, तो बी सी अकेला 2 करेगा, है ना। तो यहां पर आपसे पूछा ये जा रहा है कि अब हमें ये भी पता चल गया, सारा कुछ पता चल गया, उन्होंने सी की मदद ली और 8 दिनों में कार्य पूरा कर लिया। ए को कितनी राशि मिलेगी? ए को तो देखिए सभी लोगों को कितनी राशि मिल रही? ए और बी ने उस कार्य को 22,500 रुपए में करना तय किया। उन्होंने सी की मदद ली और 8 दिनों में साथियों कार्य को कंप्लीट कर लिया। अब इतनी बात आपको क्लियर होगी। अब देखिए, तीनों लोगों ने काम किया है तो इनको कितना पैसा मिला है? इनको 22,500 रुपए मिले। 22,500 रुपए में तीनों लोगों ने काम किया है, यहां पर बताया गया है। ए और बी ने उस कार को 22,500 में करना तय के उस सी की मदद के साथ, है ना। चलिए, तो कह रहे हैं कि ए को कितनी धनराशि मिली, ए कितना काम करता है उस हिसाब से साथ उसको पैसा मिलेगा। 4 काम करता है एक दिन में और तीनों लोगों का काम कितना है साथियों? 4 3 7 8 9। इसको आपको कैलकुलेट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। 9 से कट करेंगे, 9 दूना 18, 9 पंजे 45, 2500, 2500 चौक कितने होते हैं साथियों? 10,000 होते हैं। तो मैं कहूंगा ए को 10,000 रुपए मिलेंगे। बाकी आप बी का भी निकाल सकते हैं, सी का भी निकाल सकते हैं। इसकी 4 की जगह पर 3 रख दो, बी का निकलेगा, और इसकी जगह पर 2 रख दोगे साथियों तो आपका सी का पैसा निकल आएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि 9 - 2 × 2 भाग 6 ऑफ 3 + 3। देखिए, सबसे पहले ऑफ होता है उसको सॉल्व करते हैं, तो 6 3 18 हो जाएगा, 18 + 3 प्लस आपका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, गुणा 2 हो जाएगा, -9। अब इसको करेंगे, 2 दूना 4, यानी कि 9 - 4 प्लस आपका कितना हो जाएगा? 18 3 21 हो गया। 9 में से 4 जाएगा, 5 बचेगा, तो 21 + 5 कितना हो जाएगा? 26 यहाँ पर साथियों हो जाएगा, है ना। 26 तो आ नहीं रहा है, फिर क्या दिक्कत है? कहीं पर कोई दिक्कत है? आप बताइए साथियों, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा आप लोग। खैर कोई नहीं, 26 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगर इसमें कोई दिक्कत है, चिन्हों में कोई दिक्कत है, वो तो मुझे नहीं पता, वो तो फिर तो आंसर चेंज आएगा ही आएगा। लेकिन हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो गई, इस वजह से आंसर वो ना आ पा रहा हो। यानी कि यदि x का 16% जो है ना वो y के 24% के बराबर है, तो x का 24% कितना है? तो अगर x का 16% जो है वो साथियों y के 24% के बराबर है ना। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, है ना। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। x का 24% कितना होगा? तो अब यहां पर आ जाएगा साथियों, अगर बात करें तो ये क्या x बराबर क्या आ गया? x बराबर आ गया
y गुणा 24 और साथियों ये 16 नीचे आ जाएगा। इसको थोड़ा सा कट करो तो ये 12 आ जाएगा, 2 से कट करोगे 8 आ जाएगा, और कट करोगे 4 और 6 आ जाएगा, और कट करोगे तो 3 और 2 आ जाएगा। यानी कि x का जो मान निकला है वो साथियों कितना निकला है, 3y/2 निकला है। तो ये कह रहे हैं कि x का 24% कितना होगा, ये बात आप लोग यहाँ पर मुझे बतला दीजिए। चलिए, यानी कि इसका 24% निकाल लीजिए, ये x की ही तो वैल्यू है साथियों, इसका 24% निकाल लीजिए तो 2 से कट होगा साथियों तो ये 12 आ जाएगा, है ना। थोड़ी सी जगह ले लेते हैं यहाँ पर, कितना आ गया साथियों, ये हो इतनी बात आ गई है। अब अगर बात करें साथियों, आपके सामने क्या आ गया, x का मान जो आ रहा है वो साथियों कितना, 12×3=36, 36 कितना आ रहा है साथियों, 36 आपका 100 आ रहा है। इसको आपको कैलकुलेट करिए, ये आपका y भी साथ में चल रहा है तो इसको कट करिए, 18 आ जाएगा, 2 से कट करोगे 50 आ जाएगा, और कट करोगे 25 आ जाएगा, और कट करोगे 9 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा साथियों, यहाँ पर अगर बात करें 9 आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, या एक काम करिए साथियों, अगर हम पीछे जाएं, है ना, जैसे कि मान लीजिए हम पीछे जाएं तो हमारी पोजीशन आ जाएगी यहाँ पर, यहाँ पर। ये बात आपको समझ में आ रही साथियों, पोजीशन हमारी यहाँ पर आ जाएगी। अब कहा जा रहा है कि x का 24% कितना है, तो मैं कहूंगा x का 24% y का 36% है। अरे भाई, y गुणा 36/100 को हम ये भी तो लिख सकते हैं कि y का 36%, बिल्कुल ना। तो साथियों क्या मान आएगा, y का 36 कहाँ पर लिखा है, इसको हटा दो, एक का लिखा है तो y का 36% ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए, अगले नंबर का सवाल है, क्या आपसे पूछा जा रहा है कि वो छोटी से छोटी संख्या बताइए, इनमें से आपको बताना है वो छोटी से छोटी संख्या जिसे 8 से और 14 से अगर विभाजित करें तो 5 और 11 शेषफल आए। यानी कि क्या अगर 8 से हम 45 को भाग करेंगे तो 5 शेषफल बच रहा है, बिल्कुल 5 शेषफल बच रहा है। अगर हम 14 से 45 को शेषफल करेंगे तो 11 नहीं बच रहे, इसलिए आंसर नहीं हो सकता, है ना। उसी प्रकार अगर बात करें, देखिए अगर हम 8 से इसको शेषफल बचे तो 7 शेषफल बच रहा है, ये भी नहीं होगा। इसको देखो, अगर हम 8 से इसको भाग करते हैं, 8 में 40, 8×6 48, 5 शेषफल बच रहा है। अगर 14 से करते हैं तो साथियों 14×3=42, बिल्कुल 11 शेषफल बच रहा है। यानी कि हमारा जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, आपसे क्या कहा जा रहा है, कहने के यदि 25 पुरुष एक काम को 36 घंटे में पूरा करते हैं तो 12 पुरुष उसी काम को कितने घंटे में करेंगे। 25 पुरुष एक कार को 36 घंटे में कर रहे हैं तो 12 पुरुष उस काम को कितने घंटे में करेंगे, मैं कहूंगा इतने घंटे में करेंगे। 12×1=12, 12×3=36, है ना। 25×3 कितने होते हैं, 75 होते हैं। मैं कहूंगा 75 घंटे का समय लगेगा। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी मिलेगा। वो भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथ, उसके बाद देखिए अब यहाँ पर आपके सामने जो क्वेश्चंस हैं वो इंग्लिश के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। तो इन सवालों को भी बहुत अच्छे तरीके से आप लोग साथियों देखिएगा। आपसे कहा जा रहा है कि एंटोनिम बताइए आर्टिफिशियल का। आर्टिफिशियल का एक तरीके से एंटोनिम आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। चलिए, देखिए आर्टिफिशियल की अगर बात करें, आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम, यानी कि जो हम लोगों के द्वारा बनाई गई है। लेकिन अगर इसके विलोम की बात करें तो क्या हो जाएगा, प्राकृतिक हो जाएगा। और प्राकृतिक को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, नेचुरल कहा जाता है। तो नेचुरल आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए आप लोग, कहने के प्लरल ऑफ गोस। प्लरल ऑफ गोस की अगर हम बात करते हैं, चलिए, प्लरल ऑफ गोज नहीं होना चाहिए, प्लरल ऑफ गीज होना चाहिए, यानी कि ये वाला यहां पर साथियों आ जाएगा। उसके बाद देखिए, आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्ट वन द बेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ द वर्ड एक्सॉर्बिटेंट। एक्सॉर्बिटेंट की जब हम यहाँ पर साथियों बात करते हैं तो फटाफट आप लोग मुझे यहाँ पर बता दीजिए। चलिए, तो एक्सॉर्बिटेंट की अगर बात करें तो इसको कह सकते हो अत्यधिक, इसको हिंदी में कहा जाए तो इसमें से कौन सा मीनिंग जिसको अत्यधिक या अधिक कहेंगे, एक्सेसिव को साथियों अधिक कहा जाता है। तो इस प्रकार आपका आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर साथियों क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, कह रहे के पिक अप द वर्ड फ्रॉम द चॉइस विच इज सिमिलर टू वर्ड आस्क, आस्क्ड इंक्लीमेंट, बताइए। देखिए यहाँ पर माइजरेबल की अगर हम बात करें तो माइजरेबल का मतलब होता है दुखी,
मेलोडी का मतलब होता है राग, और राइग्रस की अगर बात करें कठोर, और जेनियल का मतलब होता है मिलनसार। चारों चीजें मैंने आपको बता दी है ना। पिक अप द वर्ड फ्रॉम द चॉइसेस विच इज सिमिलर टू द वर्ड आस्क इंक्लीमेंट, बताइए। इंक्लीमेंट मतलब सातो कठोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सातो? इंक्लीमेंट को हिंदी में क्या कह सकते हैं? कठोर कह सकते हैं। और इसका आपसे साथियों कहीं ना कहीं एक सिमिलर मीनिंग पूछा जा रहा है। और राइग्रस का भी मतलब मैंने आपको बताया कठोर, तो नहीं, ये दोनों आपस में सेम मीनिंग हो जाएंगे, सिमिलर वर्ड हो जाएंगे, आज को है ना, सिमिलर मीनिंग हो जाएंगे। तो आंसर आपका इस क्वेश्चन का जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो साथू ये आपके सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने देखे। साथू कैसी लगी आपको ये क्लास? एक बार इस वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को साथू जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को जरूर एक बार शेयर कर दीजिएगा।